तो वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीबडी। हम लोग सैम्पल पेपर सॉल्व कर रहे थे क्लास 10th का। तो सैम्पल पेपर में मैंने केवल सेक्शन ए को ही मैंने इससे पहले वाले वीडियो में डाला था। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि उसी वीडियो को कंटिन्यू किया जाए और आज हम लोग करेंगे सेक्शन सी। सेक्शन सी को कंप्लीट करेंगे। देखिए, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने क्या कंप्लीट करना है पहले, क्योंकि एग्ज़ाम में अगर आप पहले सैम्पल सेट में अगर फर्स्ट सेट को बनाना स्टार्ट कर देंगे, फर्स्ट सेट यानी कि सेक्शन ए को बनाना स्टार्ट कर देंगे, तो उसमें 20 क्वेश्चन है, उसमें काफ़ी समय लग जाएगा। लेकिन हर एक क्वेश्चन में आपको मिलेगा सिर्फ 1 मार्क्स। लेकिन अगर वही आप पहले सैम्पल्स उसी सैम्पल में अगर आप सेक्शन डी को बना लें तो आपको एक क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स दिला सकता है। इसलिए आपको सेक्शन डी पहले करना चाहिए। तो सेक्शन डी मैं आपको करवा दूं, उससे पहले मैं सोच रहा हूँ सेक्शन सी करवा दूं, क्योंकि सेक्शन सी भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, 4 मार्क्स का है, उसमें ज़्यादा क्वेश्चन है। तो सेक्शन सी फिर सेक्शन डी कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज सैम्पल पेपर में सेक्शन सी को। और एक और बात, जितनी मैं वीडियोस दे रहा हूँ उतना कम से कम आप कंप्लीट कर लें, आपका सफिशिएंट, बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। लेकिन इसको कंप्लीट कर जरूर लें। चलिए देखते हैं। तो सेक्शन सी में सैम्पल पेपर क्लास 10 बोर्ड एग्ज़ाम। और मैं करा रहा हूं आपको सेक्शन सी। सेक्शन सी पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27। अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर। फाइंड द फ्रैक्शन। ठीक है, तो फ्रैक्शन मुझे निकालना है। फ्रैक्शन मुझे पता नहीं है, मुझे फ्रैक्शन निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो नहीं पता है उसको हम लोग एक्स मान लेते हैं। लेट द फ्रैक्शन, लेट द न्यूमरेटर of fraction be x। न्यूमरेटर को x मान लेते हैं और द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन बी y। डिनोमिनेटर को हम लोग क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं, न्यूमरेटर को x मान लेते हैं। सो द फ्रैक्शन बिकम्स, सो द फ्रैक्शन इज x/y। हमारा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, x/y हो जाएगा। अगर न्यूमरेटर x है और डिनोमिनेटर y है तो x/y हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इफ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। तो क्वेश्चन के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर न्यूमरेटर में आप 1 घटा दें, न्यूमरेटर में क्या घटा दें, 1 घटा दें, तो हमारा फ्रैक्शन बन जाता है 1/3। फ्रैक्शन बिकम्स 1/3। ये इक्वेशन नंबर 1 है। सेकेंड को इक्वेशन क्या है, एंड इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर। यानी कि न्यूमरेटर में आप इस बार कुछ नहीं कीजिए, इस बार डिनोमिनेटर में आप 8 ऐड कर दीजिए। व्हेन 8 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर इट बिकम्स 1/4। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया। देखिए, ये आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, क्योंकि यहाँ पे x और y 2 वेरिएबल है और आपके 2 इक्वेशन भी हैं, आपको इन्हें सॉल्व कर लेना है। तो सॉल्व करने के लिए इसको मैं ऐसे लिख दूँ, 3x - 3 इज इक्वल टू y, क्योंकि 3 इधर डिनोमिनेटर में उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और y इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यानी हो जाएगा 3x - y - 3 इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन नंबर ए मान लीजिए। और ये क्या बन जाएगा, 4x। देखिए ये y है, इधर जाएगा तो y + 8 बन जाएगा, तो इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, -y + 8 है, -8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब क्या कीजिए, आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये तो कुछ नहीं होगा, ये 0 ही रहेगा। तो चलिए, इसको मैंने घटाया है, तो 4x में से 3x जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1x आएगा, +y - y कट जाएगा, +8 - 3 क्या आएगा, +5 इज इक्वल टू क्या होगा, 0। यानी x को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 5 इज इक्वल टू x। तो यानी x की वैल्यू हमें मिल गई, x की वैल्यू मिल गई, y रख दीजिए,
x की जगह पे आप 5 रख दीजिएगा, तो 5 3 जा 15, 15 माइनस 3 इज इक्वल टू वाई, यानी हो जाएगा 12, यानी y हमारा क्या हो जाएगा 12. सो द फ्रैक्शन विल बी, द फ्रैक्शन विल बी, x बाई वाई था ना हमारा फ्रैक्शन, तो हमारा क्या हो जाएगा 5/12, यानी 5/12. ये हमारा आंसर है. ठीक है, क्वेश्चन को सब पढ़ना है अच्छे से और उसके हिसाब से आपको इक्वेशन बना लेना है. आई होप कि समझ में आया. अगर समझ में नहीं आया तो आप ज़रूर कमेंट में बता सकते हैं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 28. क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, नहीं क्वेश्चन नंबर 27 में ही और करके भी एक क्वेश्चन है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 27 का और भी बना लेते हैं. ये और वाला है, आपको कोई एक ही बनाना है. कह रहा है द प्रेजेंट एज ऑफ फादर is 3 years more than 3 times the age of his son. The 3 years hence father age will be 10 years more than twice the age of his son. Determine their present age. तो देखिए यहाँ पे जो चीज़ हमें नहीं पता है, क्या नहीं पता है, पिताजी और बेटे दोनों का ही मुझे जन्म का साल नहीं पता है, डेट ऑफ बर्थ सॉरी बर्थ ईयर मुझे नहीं पता है. तो जो नहीं पता है उसको x मान लीजिए. तो लेट द एज ऑफ फादर, एज ऑफ फादर को हम मान लेते हैं, चलिए x मान लेते हैं. और द एज, अच्छा यहाँ लेट प्रेजेंट एज, अभी का लेट प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज x एंड द प्रेजेंट एज ऑफ सन. बेटे की उम्र को हम लोग y मान लेते हैं. अगर हमने xy मान लिया तो अब क्वेश्चन के मुताबिक द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 3 years मोर देन 3 times द एज ऑफ सन. यानी पिताजी का जो एज है यानी x जो है वो 3 times सन प्लस 3 ईयर. एक बार फिर से देख लीजिए. प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज x, इज मतलब इज इक्वल टू 3 years मोर देन, तो 3 मैंने जोड़ दिया, 3 times द एज ऑफ सन, 3 times द एज ऑफ सन. तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. अब नेक्स्ट क्या कर रहा है, 3 years हेंस मतलब क्या होता है 3 साल बाद. अब 3 साल बाद तो पिताजी के भी उम्र में 3 साल जुड़ जाएगा और बेटे के भी उम्र में 3 साल जुड़ जाएगा. तो यहाँ पे लिख दीजिए 3 years हेंस. पापा का एज क्या होगा, फादर्स एज x प्लस 3 और सन्स एज y प्लस 3, दोनों का एज में 3 साल बढ़ जाएगा. अब क्या कह रहा है, 3 years hence the father's age will be यानी x प्लस 3 will be is equal to 10 year more than twice the age of son. twice the age of son, सन का एज क्या है y प्लस 3 है और 10 year more than यानी 10 आप जोड़ दीजिए. तो ये आपका इक्वेशन नंबर 2 बन गया. देखिए आपके पास 2 वेरिएबल है x और y और 2 इक्वेशन है, तो आप दोनों से सॉल्व कर सकते हैं. सॉल्व करने का 4 मेथड है, ग्राफिकल मेथड है, एलिमिनेशन मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है. किसी मेथड से आप कर सकते हैं. चलिए पहले मैं इसे थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लूँ. तो इधर सॉल्व करने के लिए मैं इधर आ जाता हूँ. यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ x प्लस नहीं, ये इधर 3y है तो इधर जाके क्या होगा माइनस हो जाएगा. x माइनस 3y इज इक्वल टू 3 लिख सकते हैं. अच्छा इसको सॉल्व करते हैं, ज़रा देखते हैं क्या आता है. ये 10 है, हाँ 10 है, तो इसको लिख देंगे x प्लस 3 इज इक्वल टू 2y प्लस 6 प्लस 10. तो हो जाएगा x प्लस 3 इज इक्वल टू 2y प्लस 16, 6 और 10 16. अब y को भी इधर ले जाइए और नंबर को उधर ले जाइए, तो हो जाएगा x माइनस 2y इज इक्वल टू 16 माइनस 3, यानी x माइनस 2y इज इक्वल टू 16 में से 3 गया 13. ठीक, तो ये हमारा इक्वेशन नंबर आप इसको a लिख दीजिए. तो यूजिंग इक्वेशन नंबर a, x माइनस 2y इज इक्वल टू 13, यहाँ माइनस कीजिए, यहाँ प्लस कीजिए, यहाँ माइनस कीजिए, क्योंकि सब्सट्रैक्शन जब भी करते हैं तो इसका साइन पलट जाता है. ये प्लस में तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस. अब देखिए जो कट्टा काटिए, x प्लस में है माइनस में कट गया,
3y में से एक y जाएगा तो हमारा क्या बच जाएगा, -y होगा, और बड़ा साइन 3 का बड़ा है ना, 3 का मैग्नीट्यूड बड़ा है तो माइनस यहाँ पे आ जाएगा। आप ऐसे भी समझ लीजिए कि 3 रुपये आप कर्ज में थे और 2 रुपये आपने कमाया, तो ओवरऑल अभी भी आप 1 रुपये कर्ज में है। -13 + 3 ये क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा। माइनस से माइनस कट गया, यानी y हमें क्या मिल गया, 10 मिल गया। यानी y मुझे 10 मिल गया, यानी बच्चे का एज अभी कितना है, 10 साल है। और पिताजी का एज निकालना है तो आप y की जगह पे 10 रखिए, 10 × 3 30, 30 + 3 33, यानी पिताजी का एज कितना है, 33 ईयर्स। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा एज ऑफ सन्स एज एंड फादर्स एज, सन्स प्रेजेंट एज और यहाँ पे फादर्स प्रेजेंट एज। तो इस तरह से आपको ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का क्वेश्चन सॉल्व हुआ। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 28। तो क्वेश्चन नंबर 28 के लिए, हाँ, क्वेश्चन नंबर कह रहा है यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ईदर इन द फॉर्म ऑफ 3q और 3q + 1 फॉर सम इंटीजर q। ठीक है, तो चलिए 28 नंबर कह रहा है कि यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा। अब यूक्लिड डिवीजन लेम्मा क्या कहता है, कहता है कि इफ यू हैव 2 नंबर a and b, if you have 2 numbers, any 2 number a and b, then there must exist q and r, there must exist q and r such that a is equal to bq plus r। ठीक है, a जो हमारा होगा वो bq plus r होगा, वेयर r जो होगा वो 0 से बड़ा होगा और छोटा होगा q से, q से नहीं b से। इसका क्या मतलब है, अब इसका मतलब क्या है ये समझिए, क्योंकि मैं यही यूज़ करने वाला हूँ। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए आपके पास कोई नंबर है, मान लीजिए 25, और एक नंबर है मान लीजिए कि 3, तो a हमारा 25 है और b हमारा क्या है, 3 है। तो यानी यहाँ पे कोई ऐसा 2 नंबर आएगा, ऐसा 2 नंबर आएगा, मैं बता देता हूँ, 8 तरीके 24, यानी 8 और 1। ठीक, ऐसा एक नंबर आएगा जिसको आप ऐसे लिख सकते हैं, 25 इज इक्वल टू 3 × 8 + 1। अब देखिए यहाँ पे a हमारा क्या है, a हमारा 25 है, b हमारा क्या है, b हमारा है 3 है, q हमारा क्या है, q हमारा 8 है, और 1 हमारा क्या है, r है। और r को आप जब गौर कीजिए तो 1 जो है वो बड़ा है 0 से और छोटा है किससे, b से, यानी कि हमारा 3 से नहीं जी, हाँ 3 से छोटा होगा, क्योंकि 3 से ही डिवाइड हो रहा है, 3 से छोटा होगा। कभी भी 3 से बड़ा नहीं हो सकता है। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि आप यहाँ पे 7 लिख दीजिएगा, 7 तरीके 21 और यहाँ 4 लिख दीजिएगा, इस तरह का डिवीजन नहीं होता है, गलत हो जाएगा। आपको क्या करना है, रिमाइंडर हमेशा इस क्वेश्चन से कम ही लेना है, यानी यहाँ पे 8 ही होगा और यहाँ पे 4 होगा। तो ये बेसिक बातें हैं, आपको ये बस याद रखना है। अगर कहीं पे भी a और b कोई 2 नंबर है तो 2 और नंबर एग्जिस्ट करेगा, और वैसा एग्जिस्ट करेगा कि a इज इक्वल टू bq प्लस r। ये कुछ और नहीं है, ये देखिए डिविडेंड है, ये डिविडेंड है, ये डिवाइजर है, ये क्वोशिएंट है और ये रिमाइंडर है। ये आपने बेसिक पढ़ाई है, ये डिवीजन एल्गोरिदम है, आप इसको भी यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा कह सकते हैं। अब लेम्मा किसे कहते हैं, लेम्मा इज इटसेल्फ अ स्टेटमेंट विच इज प्रूव्ड। आपको उसे प्रूव करने की जरूरत नहीं है, आप बस उसे यूज लिखें, वो प्रूव्ड है। सेल्फ प्रूवन स्टेटमेंट इज नॉन एज लेम्मा। तो इसी को यूज करके तो चलिए अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा बेसिक था। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है यूज यूक्लिड डिवीजन लेम्मा टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ईदर इन द फॉर्म ऑफ 3q + 1। तो लेट एनी नंबर इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ, लेट
लेट Q, let X be any arbitrary number ठीक है। ये x जो है वो कोई भी आर्बिट्री नंबर है और x का स्क्वायर, यानी जब भी हम x का स्क्वायर करेंगे तो वो 3q या तो 3q के फॉर्म में आएगा या 3q + 1 के फॉर्म में आएगा, यानी एक्स स्क्वायर ऑलवेज कम इन द फॉर्म ऑफ दिस और दिस। अब मुझे ये प्रूव करना है, तो x अगर कोई नंबर है तो मैं लिख सकता हूं लेट x is divided by 3, let x is divided by 3। x को अगर हम 3 से डिवाइड करें, तो अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेम्मा x इज इक्वल टू क्या होगा, 3q + r हो जाएगा। x इज इक्वल टू क्या होगा, 3q + r होगा, ठीक है। 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो q हमारा क्वेश्चन और r हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेम्मा जो हमारा r होगा वो r क्या होगा, वो r हमारा होगा 0 से बड़ा होगा और 3 से छोटा होगा। 3 से छोटा होगा तो हमारा क्या बन सकता है, यानी x बराबर 0 के बराबर होगा तो यानी 3q आएगा, या 0 से बड़ा यानी 1 भी आ सकता है यानी 3q + 1 हो सकता है, और 3q + 2 भी हो सकता है, 3q + 2 भी हो सकता है, लेकिन 3 नहीं हो सकता है, यानी 3q + 1 3q + 2। यही 3 पॉसिबिलिटीज है अकॉर्डिंग टू इट। अब ये कह रहा है कि कोई भी पॉजिटिव स्क्वायर, यानी आपका एक्स स्क्वायर, यानी हमें एक्स का क्या करना है, स्क्वायर करना है, और वो किसके फॉर्म में आना चाहिए, या तो इसके या तो इसके या तो इसके। चलिए तो देखते हैं जरा, यहाँ पे रखिए जरा एक्स स्क्वायर, यानी मैं लिख दूंगा 3q का स्क्वायर। 3q का स्क्वायर में लिख दूंगा तो क्या हो जाएगा, 9q² हो जाएगा। 9 के स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 × 3q का होल स्क्वायर, यानी 3 टाइम्स यहाँ पे m आ गया। q मत लीजिए, चलिए ज़्यादा अच्छा रहेगा आप यहाँ पे लिख लीजिए m लिख लीजिए, यहाँ पे भी आप क्या लिख लीजिए, m लिख लीजिए, यहाँ पे भी क्या लिखिए, अब ये m है 3m² को, इसको हम एक और कांस्टेंट मान सकते हैं, और वो कांस्टेंट क्या है, 3q होगा, ठीक है। तो यानी हम देखिए इसका स्क्वायर, ये 3 ही चीज़ आएगा ना, या तो ये आएगा या तो ये आएगा या तो ये आएगा, और कोई चीज़ तो आ ही नहीं सकता है। यूक्लिड डिवीजन लेम्मा के मुताबिक अगर आपने x को 3 से डिवाइड कर दिया तो नंबर या तो 3m होगा या 3m + 1 होगा या 3m + 2 होगा। 3m + 3 नहीं होगा, क्योंकि 3m + 3 में फिर वो कॉमन आकर के 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो पहले मैंने इसको लिया, इसको मैंने लिया 3m को ले लिया फर्स्ट कंडीशन में, और इसका स्क्वायर था ना, तो यानी 3 का स्क्वायर 9 और m का स्क्वायर m। अब 9 को मैं 3 × 3 लिख सकता हूँ, तो 3 को मैंने बाहर ले लिया और 3m² को मैं q लिख दिया, यानी मेरा एक जो पहला कंडीशन है ये जो है वो 3q के फॉर्म में आ गया। अब सेकेंड वाले को लेकर चलते हैं, ये पहला वाला कंडीशन था, ये वाला पहला कंडीशन, सेकेंड वाले को लेकर चलते हैं, यानी x² को मैं लिख सकता हूँ 3m + 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि अब इसको भी चेक करना है कि ये भी इस फॉर्म में आए या तो इस फॉर्म में आए, तो ज़रा चेक करते हैं। तो ये हो जाएगा a² + b² + 2ab हो जाएगा, यानी 3m का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर + 2 × 3m + 1 हो जाएगा। 3m का स्क्वायर होता है 9m² + 1 + 3 × 2 = 6m + 2 × 2। अब देखिए 1 + 2 3 हो जाएगा, यानी हो जाएगा 9m² + 3 + 6m, यही होगा। अब क्यों ना मैं देखिए तीनों में 3 है तो मैं 3 को बाहर ले लेता हूँ, तो अगर मैं 3 को बाहर ले लूँ तो यहाँ हो जाएगा 3m² + 1 + 2m, ठीक।
अब इस पूरे को एक कांस्टेंट मान लिया जाए तो ये क्या 3q नहीं हो जाएगा? तो देखिए दूसरा वाला भी क्या आया 3q के, पहला वाला भी 3q के फॉर्म में और दूसरा वाला भी 3q के फॉर्म में, यानी ये भी हमारा क्या हुआ, यानी सेकंड नंबर का भी स्क्वायर जो है वो भी 3q के फॉर्म में आ रहा है। अब इसी तरह थर्ड नंबर को भी चेक कर लिया जाए, यानी ये थर्ड नंबर को चेक कर लिया जाए, यानी एक्स स्क्वायर लेके चल रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन ही कह रहा है कि आप किसी का भी स्क्वायर करें तो वो इन दोनों के फॉर्म में आना चाहिए, या तो इसके फॉर्म में या तो इसके फॉर्म में। तो इसको भी चेक कर लिया जाए, तो इसको अगर लेंगे तो ये हो जाएगा 3m + 2 का होल स्क्वायर, यानी हो जाएगा a² + b² + 2ab, यानी 9m² + 4 + 3 2 जा 6 6 2 जा 12m। ठीक, अब देखिए क्यों ना मैं इस 4 को 9m² + 3 + 1 + 12m लिख, ठीक, इस 1 को साइड में रखिए, यहाँ लिख लीजिए। फ़ायदा क्या है बताते हैं, कॉमन ले लेंगे तो 3 + 1 4 ही होता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इन सब में से 3 कॉमन ले सकते हैं, तो 3 को कॉमन लीजिए तो हो जाएगा 3m² + 1 + 4m + 1। अच्छा, इस पूरे को हम q लिख सकते हैं, यानी 3q + 1, यानी देखिए सेकेंड वाला किसके फॉर्म में आ रहा है, थर्ड वाला भी 3q + 1 के फॉर्म में आ रहा है, यानी हेंस एनी नंबर whose square is given in the form of either 3q और 3q + 1, यानी किसी भी नंबर का आप स्क्वायर कीजिएगा तो या तो 3q के फॉर्म में आएगा या तो 3q + 1 के फॉर्म में आएगा, बस हेंस प्रूव्ड, यहाँ पे लिख दीजिएगा हेंस प्रूव्ड। देखिए थोड़ा सा इस पे समझने में दिक्कत है, लेकिन अभी एग्जाम का टाइम है, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में जाऊँगा तो हमारा टाइम बढ़ जाएगा, इसलिए मैं इसको अभी डीप में नहीं समझा रहा हूँ। अगर आपको इसको और समझना है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूँगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 28 समाप्त हुआ। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ विच y एक्सिस डिवाइड द सेगमेंट ज्वाइंग द पॉइंट 6, -4 एंड -2, -7 एंड ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। चलिए ये जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 29 हुआ, और क्वेश्चन नंबर 29 जो है वो अपना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। यहाँ पे कह रहा है कि हमारे पास 2 पॉइंट है, ठीक है, एक पॉइंट है इसका नाम है A और एक पॉइंट है जिसका नाम है B, और दोनों पॉइंट का हमें कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, जो कि है हमारा 6, -4, 6, -4, और यहाँ पे है B हमारा -2, -7, ठीक, -2, -7। अब कह रहा है कि एक पॉइंट है जो इसको डिवाइड करता है, ठीक है, फाइंड द रेशियो इन विच y एक्सिस, हाँ यानी y एक्सिस ये हमारा ऐसा है और ये हमारा y एक्सिस है, कोई y एक्सिस होगा, तो y एक्सिस अगर है तो देखिए y एक्सिस अगर है तो इसका पॉइंट आप लिख सकते हैं, x तो 0 होगा, y एक्सिस पे आप कभी भी बढ़िएगा तो x क्या होगा, 0 होगा, तो x को आप 0 लिख लीजिए और y एक्सिस को y ले लीजिए। जैसे आप देखिए x एक्सिस और y एक्सिस है, ठीक है, कोई भी पॉइंट, ये x एक्सिस ये y एक्सिस, y एक्सिस पे कोई भी पॉइंट अगर लिखिएगा तो इसको क्या लिखेगा 0,1, इसको क्या लिखेगा 0,2, यानी x का वैल्यू तो 0 होगा, इसको क्या लिखेगा 0,-1, यानी x का वैल्यू हमेशा 0 होता है, ठीक, ये बात आपको पता है। तो यानी ये y एक्सिस है, ये कौन सा एक्सिस है, y एक्सिस है, ये हमें क्वेश्चन में खुद दे रखा है। अब बोल रहा है कि आप इसका कोऑर्डिनेट निकालिए, यानी एक तो दिया हुआ है, बस आपको ये निकालना है, ये आप कोऑर्डिनेट निकालिए और रेशियो भी निकालिए कि किस रेशियो में होगा, यानी ये किसी रेशियो में होगा, मैंने मान लीजिए कि ये k है और ये हमारा 1 है, ठीक। चलिए तो इसमें लगाएंगे हम लोग सेक्शन फॉर्मूला, क्या लगाएंगे, सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है, सेक्शन फॉर्मूला कहता है कि अगर कोई पॉइंट है, यहाँ पे मान लीजिए x1 है, यहाँ y1 है, और यहाँ पे अगर x2 है और y2 है, और यहाँ पे हमारा एक पॉइंट है x, y, और ये m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो x बराबर हो जाएगा mx2 + nx1 / m + n। सिमिलरली y इज इक्वल टू हो जाएगा my2 + ny1 / m + n।
ठीक है, वीडियो सही चल रहा है। तो ये हमारा सेक्शन फॉर्मूला होता है, इसी को लगाते हैं। चलिए, तो ये हमारा k है, तो k को आप इससे मल्टीप्लाई कीजिए और हमारा 0 है, यानी देखिए ये वाला इक्वेशन। तो x हमारा क्या है, x हमारा 0 है, तो मैंने 0 इज इक्वल टू लिख दिया mx2, यानी k इंटू -2, k इंटू -2 और 1 इंटू 6 प्लस 1 इंटू 6 बाई में क्या हो जाएगा, k प्लस 1 हो जाएगा। अच्छा देखिए, ये पूरा आगे 0 से मल्टीप्लाई होगा तो पूरा खत्म, क्योंकि 0 से कोई भी मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है, 0 ही होता है। इज इक्वल टू हो जाएगा -2k प्लस 6 हो जाएगा, 6 को इधर ले आएंगे तो हो जाएगा -6 इज इक्वल टू -2k, यानी माइनस से माइनस कट गया, 2 से कट गया 6 3 बार में, यानी k की वैल्यू क्या गई 3, यानी k हमारा क्या हुआ 3, यानी रेशियो हमें मिल गया। तो रेशियो इज इज 3:1, यानी ये जो पॉइंट है वो इसको 3 रेशियो 1 के भाग में बांट दिया है। ठीक है, रेशियो में मिल गया, हमें y भी तो चाहिए, तो y चाहिए तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेक्शन फॉर्मूला के हिसाब से। देखिए सिमिलरली ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा तो मैं लिख दूंगा y इज इक्वल टू k इंटू -7, यानी k इंटू -7 प्लस 1 इंटू -4 अपॉन k प्लस 1। अब k की वैल्यू मुझे तो पता है 3 है, तो यहाँ लिख देता हूँ 3 इंटू -7 प्लस 1 इंटू -4 बाई 3 प्लस 1, यानी 7 3 के 21, यानी -21 -4 अपॉन 3 1 4 25 -25 अपॉन 4, यानी y की वैल्यू क्या हो जाएगी -25/4, यानी ये भी मिल गया मुझे, ये भी मिल गया, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, तो ये आपका सेक्शन फॉर्मूला है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको इसको याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 29, ये क्वेश्चन नंबर 29 था। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए 29 में भी और करके दिया हुआ है, तो चलिए मैं और वाला ही बता दे रहा हूँ। 29 का और आपको बनाना कोई एक ही है, लेकिन मैं दोनों आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे कह रहा है सो दैट द पॉइंट 7,0, यानी 3 पॉइंट है आपका। मान लीजिए कि 3 पॉइंट है एक ट्रायंगल का, ठीक है, ये पॉइंट A है, ये कॉमा B है, ये कॉमा पॉइंट C है। तो पहला पॉइंट है 7,10, दूसरा पॉइंट है -2,5, और तीसरा पॉइंट है 3,-4। अब बोल रहा है कि हमें प्रूव करना है, क्या करना है, टू प्रूव ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल, यानी आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल हो। देखिए आइसोसेलेस का मतलब क्या होता है, जिसका 2 साइड इक्वल हो, 2 साइड इक्वल। और राइट एंगल का मतलब क्या है, कोई एक 90 डिग्री हो, या आप लिख सकते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करता हो। हाँ, फॉलो तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर राइट एंगल है तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव करवा देंगे हम लोग, और एक जगह ये काम करवाएंगे और एक जगह 2 साइड को बराबर करेंगे। 2 साइड बराबर करने के लिए हम लोग क्या चाहिए, डिस्टेंस फार्मूला चाहिए, यानी मुझे D1 इन दोनों के बीच की दूरी, ये D2 इन दोनों के बीच की दूरी, और D3 इन दोनों के बीच की दूरी। अब ये तीनों पहले निकालेंगे, पहले जब अगर निकाल लिए और कोई 2 बराबर हो गया तो वो आइसोसेलेस हो जाएगा, क्योंकि 2 साइड्स इक्वल, देन ट्रायंगल मस्ट बी आइसोसेलेस। और उसके बाद हम D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर इज इक्वल टू देखेंगे कि क्या D3 का स्क्वायर आ रहा है, यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर करना देखेंगे। अगर वो आ गया तो आइसोसेलेस राइट एंगल प्रूव हो जाएगा। चलिए, तो डिस्टेंस फार्मूला क्या कहता है, डिस्टेंस फार्मूला ये आप लोगों को याद होना चाहिए। डिस्टेंस फार्मूला होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यही होता है। तो चलिए मैं D1 निकालना चाह रहा हूँ, यानी AB निकालना चाह रहा हूँ, तो AB इज इक्वल टू हो जाएगा √x2 - x1, यानी 3 - 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, यानी -4 - 10 का होल स्क्वायर, यानी ये हमारा हो जाएगा 3 - 7 यानी 4,
-4 का स्क्वायर यानी 16 और -4 -10 -14, 14 का स्क्वायर होता है 196, 4 चौके 16, हाँ 196। ठीक है, तो 196 को 16 से जोड़िए तो 96 और 10 यानी 200 हो गया, 212 √212। चलिए ए भी निकल गया, बी सी निकाला जाए, बी सी यानी बी और सी, x2 - x1 का होल स्क्वायर यानी -2 - 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर यानी 5 - 4 का होल स्क्वायर यानी 3 में से 5, 5 का स्क्वायर होता है 25, 5 और 9, 9 का स्क्वायर होता है 81, 80 90 100 √106। सी ए देखा जाए क्या कह रहा है। सी ए कह रहा है x2 - x1 का होल स्क्वायर यानी -2 - 7 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 10 का होल स्क्वायर यानी अंडर रूट 2 - 7 यानी 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, 10 में से 5 गया, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 यानी क्या हो गया √106। देखिए दो नंबर बराबर है यानी ये साइड सी ए और बी सी, ये दो साइड बराबर है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल, सिंस यहाँ पे लिख दीजिएगा, सिंस सी ए इज इक्वल टू बी सी, सो ट्रायंगल इज आइसोसेलेस, दो साइड बराबर तो आइसोसेलेस हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब हमको राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करना है, तो राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करने के लिए देखिए ये हमारा बड़ा वाला साइड है √212, इन दोनों से तो बड़ा ही होगा, यानी अगर इसका स्क्वायर करें यानी अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यही होता है ना। अब मान लेते हैं कि ये और ये दोनों हमारा परपेंडिकुलर और बेस है, तो ये हाइपोटेन्यूज होना चाहिए, तो यानी परपेंडिकुलर है √106 का होल स्क्वायर प्लस √106 का होल स्क्वायर, 106 का स्क्वायर यानी 106 प्लस 106, 106 कितना होता है 212 होता है, और 212 हमारा h का स्क्वायर भी है, इज इक्वल टू क्या है √212 का होल स्क्वायर इज मतलब कि h, यानी ये दोनों को फॉलो कर रहा है, इट मीन्स इट इज़ अ राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ये हमारा 29 का और भी समाप्त हुआ, समझ में आया। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है प्रूव दैट √1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए। ठीक, ये हमें प्रूव करना है। तो अगर मुझे प्रूव करना है तो मैं LHS लेके चलूँगा और RHS आ जाएगा, काम हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो एक काम कीजिए, LHS लेके चलिए, 1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए। तो अब देखिए यहाँ पे जब भी रूट रहेगा ना तो मुझे रूट हटाने के लिए रैशनलाइज करना पड़ता है। तो रैशनलाइज कीजिएगा तो यहाँ पे लिख दीजिए 1 प्लस साइन ए और इनटू यहाँ पे क्या होगा 1 प्लस साइन ए। अब देखिए फॉर्मूला आपको पता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यानी a माइनस बी और इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा हमारे पास √1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा।
अब देखिए यहाँ पे क्या है, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए 2 बार है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। तो जरा मुझे बताइए अंडर रूट 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो अंडर रूट हो जाएगा, ये भी कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। तो बताइए तो जरा मुझे, ये रूट में है ये पावर में है, तो पावर और रूट खत्म हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा ऊपर में हो जाएगा 1 प्लस साइन ए हो जाएगा, और नीचे में रूट पावर खत्म हो जाएगा क्या हो जाएगा कॉस ए। आ गया फॉर्मूला, कॉस ए तो है दोनों को जाएगा ना, डिवाइड में रहता है वो दोनों को जाता है, तो यानी हो जाएगा 1 बाई कॉस ए, 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए बाई कॉस ए। अब मुझे बताइए 1 बाई कॉस ए क्या होता है, 1 बाई कॉस ए होता है सेक ए, क्या होता है सेक ए, और साइन ए बाई कॉस ए क्या होता है, साइन ए बाई कॉस ए होता है टेन ए, जो कि हमारा क्या है RHS है। तो क्या हुआ, हेंस प्रूव्ड हो गया। तो इस तरह से हमें प्रूव करना है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 29 भी हमारा निपट गया, नहीं 30 भी हमारा हो गया। तो अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है, फॉर एन एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन गिवन दैट फर्स्ट टर्म ए इज 5। अब क्वेश्चन नंबर 31 है ना, क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है कि ए हमारा जो है वो 50 है, ए हमारा जो है वो 5 है, ए हमारा क्या है 5 है। फिर हमारा कह रहा है कि कॉमन डिफरेंस डी हमारा क्या है 3 है। nth term find the AP for an AP the given first term इतना 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 and nth term an is equal to 50, यानी हमें दिया हुआ है an हमारा दिया हुआ है 50। find n, यानी हमें क्या निकालना है, हमें n चाहिए, साथ ही साथ क्या चाहिए एंड सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म, यानी Sn भी चाहिए मुझे ऑफ एन AP। चलिए देखिए an का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, an इज इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। a मुझे पता है कितना है 5 है, n मुझे नहीं पता है छोड़ दीजिए, d है मुझे पता है 3 है, an मुझे पता है 50 है, ये प्लस में उधर जाके क्या होगा माइनस, तो 50 में से 5 गया 45 होगा, 45 इज इक्वल टू n माइनस 1, 3 मल्टीप्लाई में इधर जाके क्या होगा डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड होगा तो कितना आएगा 15 आ जाएगा, 3 एकम 3, 5 3 15, ठीक है 15, इधर n माइनस 1 में दे जाएगा क्या होगा 16, यानी 15 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा n, यानी n हमारा क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। चलिए n हमारा कितना हो गया 16। Sn देखा जाए, Sn का फॉर्मूला क्या होता है, Sn का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है। n हमारा कितना भाई, n हमारा 16, तो यानी 16/2 2, a कितना है 5 प्लस 16 माइनस 1, डी कितना है 3, ठीक। तो कट के क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, 8 10 16 माइनस 1 15, 15 तियाँ 45 होगा ना जी, 16 माइनस 1 15, 15 तियाँ 45, 45 और 10 55, यानी 8 इंटू 55, यानी 8 5 40 का 0 हाथ में 4, 8 5 40 और 4 44, यानी 440 इसका Sn हो जाएगा, यानी Sn हमारा हो जाएगा 440। सॉल्व हो गया। 2 फॉर्मूला है आपको याद रखना है, an का Sn का। डीप में पढ़ना है तो भाई वक्त लगता है ना, किसी भी चीज़ को आपको अगर डीप में पढ़ना है तो वक्त लगता है। चलिए तो हमारा अब आता है 32 नंबर का सवाल, कह रहा है कि कंस्ट्रक्ट, अब कंस्ट्रक्शन आ गया। कंस्ट्रक्शन में क्या है, चलिए मैं आपको रफ में बता दे रहा हूँ करना क्या है। कह रहा है कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ABC
विथ साइड बी सी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ठीक है। बी सी हमारा 6 सेंटीमीटर, बी सी हमारा 6 सेंटीमीटर है, और कह रहा है कि ए बी 5 सेंटीमीटर, ए बी हमारा है 5 सेंटीमीटर। फिर क्या कह रहा है, एंगल ए बी सी 60 है, एंगल ए बी सी 60 डिग्री। देन कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल हुज साइड, अब मान लीजिए एक ट्रायंगल हम बना लिए ए बी सी, ठीक है, ये बना लिए ए, ये बना लिए बी, और ये बना लिए सी। ए बी सी 60 है, यानी बी को 60 कीजिए। अच्छा, ए बी हमारा 5 सेंटीमीटर है, ए बी हमारा 5 है तो यहाँ 5 लिख दीजिए। बी सी हमारा 6 है तो 6 लिख दीजिए, 6 सेंटीमीटर। अब क्या कह रहा है कि आप एक ट्रायंगल बनाइए जो कि 3/4 हो। 3/4 मतलब क्या होता है, 3/4, तो 3/4 तो कुछ ऐसा ही होगा ना, यानी ये इसका 3/4 है, 3 हिस्सा, ये चौथाई हिस्सा। अब इसको बनाने के लिए क्या कीजिए, पहले आप ए बी खींच लीजिए, ए से बी तक का लाइन खींच लीजिए। 5 सेंटीमीटर क्या करना है, स्केल लेना है, 5 सेंटीमीटर खींच लेना है, यानी ये आपका बन गया। अब बी पे आपको 60 डिग्री बनाना है, तो 60 डिग्री बनाने के लिए क्या कीजिए, यहाँ पे कंपास रख के ऐसे खींचिए और यहाँ रख के फिर एक काटिए। तो काटिएगा तो जो भी चीज़ मिलेगा, जो भी आपका एंगल आएगा ऐसे करके, तो आपका 60 डिग्री बनेगा। 60 डिग्री बन गया, तो यानी बी पे आपका 60 डिग्री कंप्लीट है। 60 डिग्री बन गया, तो 60 डिग्री बनते ही आपको क्या करना है, बी सी आपको लेना है 6 सेंटीमीटर, फिर जा करके 6 सेंटीमीटर काट दीजिए, तो यहाँ पे आपको सी मिल जाएगा। सी मिल जाएगा तो अब आप इसको क्या कीजिए, अब आप इसको मिला दीजिए, ठीक। तो यानी आपका एक ट्रायंगल तैयार हो गया। अब आपका ट्रायंगल तो तैयार हो गया ए बी सी, 6 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 60 डिग्री। लेकिन अब क्या कह रहा है कि इसका 3/4 का एक ट्रायंगल लेना है। तो 3/4 के लिए आप एक इधर से लाइन खींच दीजिए, यहाँ से रख के खींचिएगा, एक लाइन खींच दीजिए। लाइन खींचने के बाद आप 4 हिस्सा करेंगे, 1 2 3 4, 4 हिस्सा किए। चौथे को आप इससे मिला लीजिए, ठीक। चौथे को मिलाइए और यहाँ से आप एंगल को मेज़र कीजिए कि ये एंगल कितना है, ये एंगल कितना है, और वहीं से यहाँ पे रख करके आप ये एंगल मेज़र कीजिए और ये तीसरे पॉइंट से इसके बराबर खींच दीजिए, यानी ये इसके पैरेलल होना चाहिए। तो अगर ये इसके बराबर हो गया तो यानी कि ये लाइन आपका 3/4 कट गया। लाइन अगर ये 3/4 है, ये 3 है और ये पूरा 4 है, तो यानी ट्रायंगल भी 3/4, यानी अब यहाँ का एंगल नापिए, ये एंगल नापिए और वही एंगल यहाँ पे भी नापिए और इसके पैरेलल में खींच दीजिए। तो ये जो डी और ई बनेगा वो आपका 3/4 ऑफ द ट्रायंगल बनेगा। तो ये मैंने आपको रफ में बताया, अगर कॉपी रहता है या कंपास रहता है तो मैं आपको बना के दिखा देता। तो ये अपना 32 नंबर कंस्ट्रक्शन भी सॉल्व हुआ। अब आते हैं 33 नंबर पे। इसमें एक और कंस्ट्रक्शन है लेकिन बाद में बताएंगे, कंस्ट्रक्शन में क्या ही बताना है आपको। चलिए 33 नंबर। 33 नंबर कह रहा है, वीडियो ठीक चल रहा है, चलिए 43 मिनट का हो गया है वीडियो। 33 नंबर कह रहा है, इन अ ट्रायंगल ए बी सी, नहीं, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन द एंड। द गेम इन अ बूथ एट दिवाली फेयर इन्वॉल्व्स यूजिंग अ स्पिनर। ठीक है, एक स्पिनर है। स्पिनर आप जानते होंगे कैसा होता है, एक गोल सा रहता है और यहाँ पे एक एरो बना रहता है और यहाँ पे अलग अलग नंबर लिखा रहता है। यहाँ पे 4 लिखा है, यहाँ 5 लिखा है, यहाँ 5000 लिखा है, यहाँ 200 रुपया लिखा हुआ है, माने कुछ भी लिखा हुआ है। और ये स्पिनर जहाँ आके रुकेगा वो वैल्यू आप जीत जाओगे। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे 15 रुपया लिखा हुआ है, जो भी लिखा हुआ है। इस तरह का स्पिनर वाला गेम है, दीपावली में खेल रहे हैं लोग। देन इफ द स्पिनर स्टॉप्स एट इवन नंबर, चलिए मैं एकदम सही से लिख देता हूँ, मैं क्या ही सब लिख दिया समझाने के लिए। चलिए यहाँ पे कितना है, 1 2 3 4 5 6, 6 है, 1 2 3 4 5 6, एकदम सही बना है। यहाँ पे है 1, यहाँ पे है 4, यहाँ पे है 10, यहाँ पे है 8, यहाँ पे है 6 और यहाँ पे है 2। ठीक, सब तो इवन ही है, एक ही ऑड है। तो कह रहा है इफ द स्पिनर स्टॉप एट इवन नंबर द प्लेयर इज अलाउड टू पिक अप मार्बल। लो, अब यहाँ पे मार्बल भी उठाना है आपको। एक आपके पास कंटेनर है, यहाँ पे छोटे 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 मार्बल्स हैं। ठीक है, तो अगर इवन आया, इफ इवन क्या आया, इवन, तो आपको चूज करना है मार्बल। ठीक है, देन यू हैव टू चूज मार्बल्स। From the bag represented in figure 8,
प्राइजेज आर गिवन व्हेन द ब्लैक मार्बल इज पिक्ड, श्वेता प्लेज द गेम। हाँ ठीक है, ब्लैक मार्बल आएगा तो, लेकिन देखा जाए कि मार्बल कितना है, स्पिनर माउस फिगर 8। अच्छा यहाँ पे ब्लैक मार्बल और वाइट मार्बल गिनना पड़ेगा, कितना है ब्लैक मार्बल, 1 2 3 4 5 6, यानी ब्लैक इसमें 6 है, ब्लैक जो मार्बल है वो है 6। मैं क्वेश्चन आपको दे दूंगा, चिंता नहीं कीजिए। 1 2 3 4 5 6, ब्लैक 6। और वाइट मार्बल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, एक बार फिर से 1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी कि वाइट जो है वो 14 है, वाइट कितना है 14 है। तो चलिए अब कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सी विल बी अलाउड टू पिक अप मार्बल फ्रॉम द बैग। अब वो क्या कह रहा है, प्रोबेबिलिटी, पहला सवाल, प्रोबेबिलिटी दैट अलाउड टू पिक अप मार्बल, अलाउड टू पिक मार्बल, यानी मार्बल पिक करने की उसकी संभावना क्या है। मार्बल वो 5 में पिक कर सकते हैं, 1 2 3 4 5, क्योंकि इवन आएगा तभी उसको दिया जाएगा, यानी उसके पास नंबर ऑफ प्रोबेबल इवेंट जो होंगे NE/NS जो होता है फॉर्मूला, तो 5 होंगे उसके प्रोबेबल, और टोटल कितना है 5/6, यानी यही उसका प्रोबेबिलिटी होगा 5/6, इतना ही लिख दीजिए काफ़ी है। यानी 5/6 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द गर्ल दैट सी विल पिक्स अ मार्बल बिकॉज द स्पिनर स्टॉप एट एनी ऑफ द 5 out of 6, she will get the chance to pick up the marble. Now suppose she is, हाँ सेकेंड ऑप्शन, ये फर्स्ट है, फर्स्ट का आंसर हो गया। सेकेंड, सपोज सी इज अलाउड टू पिक अ मार्बल फ्रॉम द बैग, ठीक, अब उसको चुनने के लिए दे दिया, जाओ चुनो। What is the probability of getting a prize when it is given on the, हाँ बैग कंटेन 20 मार्बल्स बॉल्स आउट ऑफ विच 6 आर ब्लैक, ठीक है 20 है जिसमें से 6 ब्लैक है, तो क्या प्राइज कब जीतेगी, प्राइज जीतेगी जब ब्लैक मिलेगा, तभी आपको प्राइज मिलेगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइज, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइज, प्राइज आने की संभावना क्या होगी भाई, प्राइज तो उसको 6 ही पे मिलेगा, टोटल कितना है 20 है, तो 6/20, यानी आप लिख सकते हैं 3/10, यानी 3/10 इज द प्रोबेबिलिटी, यानी ये आपका ऑप्शन है। 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो परसेंटेज में भी आपका आ जाएगा। आपको एक बात याद रखना है कि प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट इनटू नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, ठीक, और P जो होता है वो हमेशा, P जो होगा हमेशा 0 से बड़ा और 1 से छोटा हो सकता है, लेकिन 1 से बड़ा नहीं होगा और 0 से छोटा नहीं होगा। तो ये कुछ बातें थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, और ये हमारा लास्ट है, क्योंकि ये बना लिए तो हमारा सेक्शन सी खत्म। 34 क्या कह रहा है कि इन द फिगर देख लीजिए कैसा है, फिगर कुछ ऐसा है, ये हमारा क्वाड्रेंट है जिसमें हमारा OAB, यानी ये हमारा O है, ये हमारा A है, ये हमारा B है, और एक हमको लग रहा है कि इसमें स्क्वायर काट के निकाला है, जिसमें से ये हमारा P है और ये हमारा R है, Q भी है। अब कह रहा है इन द फिगर 9 स्क्वायर OPQR, हाँ OPQR जो है वो हमारा स्क्वायर है, स्क्वायर मतलब ये गिवन है, अगर स्क्वायर है तो ये भी 90 होगा, सारा ही 90 होगा, ठीक है, यानी राइट एंगल ट्रायंगल। चलिए अब क्या कह रहा है, द क्वाड्रेंट, ये क्वाड्रेंट है, यानी OAQB जो है वो हमारा क्वाड्रेंट है। क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है, 1/4 ऑफ सर्कल, सर्कल का 1/4 है हमारा। इफ रेडियस ऑफ द सर्कल इज 6√2, यानी रेडियस जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 6√2, यानी रेडियस यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी दिया हुआ है 6√2। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, शेडेड रीजन कौन सा है, यानी एरिया ऑफ शेडेड रीजन मुझे निकालना है। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन का फॉर्मूला क्या होगा, एरिया शेडेड रीजन,
तो मैं क्यों ना एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल दूं, एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होगा? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट होगा 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर, क्योंकि पाई आर स्क्वायर पूरा का एरिया है सर्कल का, उसका 1/4 करेंगे तो मिल जाएगा। और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा? साइड इंटू साइड, साइड स्क्वायर। साइड स्क्वायर निकालना है जबकि मुझे नहीं पता है, तो एक काम मुझे बताइए, ये 6√2 है तो ये भी तो 6√2 ही होगा, क्योंकि ये रेडियस है तो ये भी रेडियस है और ये भी क्या है? रेडियस है। यानी देखिए यहाँ पे मेरा जो ट्रायंगल है वो कुछ इस तरह से है, ये 90, ये भी 90, और ये हमारा दिया हुआ है 6√2, और स्क्वायर का साइड ये अगर x है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक अगर x है तो ये भी हमारा x होगा, यहाँ से यहाँ तक, तो यानी ये भी x होगा। अब यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं ना, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम x² प्लस x² इज इक्वल टू 6√2 होगा, यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, यानी 2x² इज इक्वल टू 36 इंटू 2 होगा, 6 6 36 √2 यानी 2 से 2 कट गया, यानी x² इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर, 6 6 36, यानी x हमारा क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। यानी यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1/4 पाई का वैल्यू, चलिए रख दीजिए, कुछ बोला है? नहीं बोला है, 22/7 लिख लीजिए। रेडियस कितना है भाई? 6√2, 6√2 का स्क्वायर यानी 6√2 का स्क्वायर होता है 6 6 36, 36 दूनी 72, 72 माइनस साइड कितना है? 36, क्योंकि x का स्क्वायर क्या होगा? 6 का स्क्वायर 36 होगा, तो 72 को हम लिख सकते हैं 36 इंटू 2। इससे क्या फ़ायदा है? 36 को कॉमन ले लीजिए और यहाँ पे हो जाएगा 1/4 इंटू 22/7 इंटू 2 माइनस 1, ये इससे कट जाएगा 2 बार में, ये इससे कट जाएगा 11 बार में, 11 माइनस 7, 7 4 11 होता है, यानी 36, 11 माइनस 7 यानी 4/7, 7 5 35, 0.1 आया ना, 5.1 इंटू 4, 5 चौके 20, यानी इतना सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा। तो ये अपना सेक्शन सी पूरा कंप्लीट हुआ, और सेक्शन डी जस्ट मैं इसके बाद इसकी वीडियो डाल दूंगा। थैंक यू।